हम देख रहे थे वैल्यूएशन ऑफ WIP इन दैट वी हैव सीन देयर आर टू मेथड्स। एक है FIFO मेथड से अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कैसा आता है। अब दूसरा मेथड देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड तो दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि FIFO मेथड में हमने क्या किया था, जो जो भी फ़र्क है ना वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फ़र्क है। FIFO में हमने क्या किया था कि ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा, जैसे कि जो अब एग्जांपल हमने देखा है फोर्थ, उसमें क्या था, ओपनिंग स्टॉक FIFO में 60% कंप्लीट था, तो हमने इसका सिर्फ 40% हमारे कैलकुलेशन में कंसिडर किया था। वेयर एज वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना परसेंट है ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये लिख लो, इतना लिख लो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मैं लिख देता हूँ। की डिफरेंस लिखना है, की डिफरेंस इन FIFO, यहाँ लिखा है, चलो यहाँ लिखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन FIFO मेथड एंड weighted average method is that the unit of opening work in progress and their cost are taken in full under average method। ठीक है, एवरेज मेथड के अंदर पूरा पूरा ले लेते हैं, जैसे कि एवरेज मेथड में भी ओपनिंग जो इन्वेंट्री आ रही है वो 60% कंप्लीट है, तो हमने सिर्फ 60% कंप्लीट है, तो हमने इसको इग्नोर किया, हमने पूरा 100% का खर्चा मान लिया है। जबकि FIFO मेथड में क्या था, 60% कंप्लीट थी, तो हमने सिर्फ 40% का खर्चा ये साल में किया है, ऐसा हमने माना था। देखो 60%, 1000 यूनिट्स कैसे थे, 60% कंप्लीट थे, तो हमने ये साल में कितना खर्चा किया, सिर्फ 40%, तो इक्विवेलेंट यूनिट 400 आया था। सिर्फ ये पहली लाइन में फर्क आएगा। एवरेज मेथड में क्या होगा, एवरेज मेथड में जितना ओपनिंग था उतना उसका पूरा 100% लेंगे, ना कि 60-40 ऐसा कुछ होगा। While under FIFO method, only the remaining work done now is considered। FIFO method में हमने remaining work मतलब कितना, सिर्फ 40% को consider किया था। Whereas in average method क्या होता है, average method क्या होता है, full पूरी cost को लेते हैं। ठीक है, तो illustration number y same as above था। पहले वाला FIFO method किससे था, पहले वाला FIFO मेथड से था, अभी ये वाला है वेटेड एवरेज मेथड से। जस्ट भाई एक आधे घंटे में लगता है। तो दोनों में फर्क कितना है, पहला FIFO मेथड से था, ये वेटेड एवरेज मेथड से था, क्वेश्चन सेम है। तो क्या है देखते हैं। ओपनिंग WIP कितना था, 1000 था वहां पे, ये अलग ही वर्किंग है ऐसे समझ लो, इस पार्ट का और इस पार्ट का इतना कुछ संबंध नहीं है। उन्होंने प्रेजेंटेशन थोड़ा वियर्ड दिया है, लेकिन ठीक है, उन्होंने प्रेजेंटेशन ऐसा क्यों दिया, ये 1100 टैली करने के लिए। तो इनपुट क्या है, पहले इनपुट समझ लेते हैं। ओपनिंग WIP 1000 आ रहा है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000 आ रहा है, तो टोटल इनपुट कितना हो गया, 11,000। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ओपनिंग WIP 1000, इंट्रोड्यूस 10,000, तो इनपुट टोटल आ गया 11,000। अब हमें देखना है इनपुट से आउटपुट क्या क्या निकला है। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे कितने यूनिट्स गए थे, 9000 गए थे। अब इसमें से कौन सा ओपनिंग का है और कौन सा फ्रेश है, कौन सा ओपनिंग का है कौन सा फ्रेश है, ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर हम तो क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में ऐसा कुछ था क्या, हमने इन्वेंट्री टॉपिक में देखा था, वेटेड एवरेज मेथड में ऐसा कोई लोचा था क्या, नहीं। जो था पूरा सबका एक ही कॉस्ट निकल रहा था, तो पूरा यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितना आ गया, 9000। और क्या पकड़ रहे हैं, पूरा 100% काम इसी साल किया है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गए 9000। नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ 11,000, तो 1100। ठीक है, क्लोजिंग WIP कितनी दी है, 800। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ 75% जितना जितना काम हुआ है उतना,
क्लोजिंग WIP 100 यूनिट 75% तो 600 हो गया वो, और भाई 11,000 का इनपुट था, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 100% लिया है। देखो एबनॉर्मल लॉस हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो भी लॉस है वो 100% कम्प्लीटेड है, या जो भी स्क्रैप है, स्क्रैप इज 100% कम्प्लीटेड। हो सकता है यहाँ पे 50% भी दे दे, एनी अदर परसेंट भी दे दे। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया था स्क्रैप्स आर 100% कम्प्लीटेड। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या है, वो भी एक तरह का स्क्रैप ही है, तो ये कैसे है 100% कम्प्लीटेड। ठीक है, अब क्या करना है, 9700 इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना है, ये हमारा पहला वर्किंग नोट वो होता ही क्यों है इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेशन के लिए। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ गए 9700। टोटल कॉस्ट कितनी लगी, ओपनिंग WIP की 1,10,000 दी है, अभी फ्रेश कॉस्ट हमने कितनी लगाई लेस 1100 यूनिट पे हमको स्क्रैप, ये 10 है, 1 नहीं है 10 है ये 10। तो 1100 पे हमको 10 के हिसाब से मिल गया, 11,000 रिकवर हो गया। तो नेट प्रोसेस कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 20,29,000। 20,29,000 इसको क्या करेंगे हम, वी विल डिवाइड इट बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमें रेट मिल गया 209.18। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। फर्क बस क्या था, फर्क था हमारा ओपनिंग के इसमें बस। फीफो मेथड में क्या किया हमने, जो 9,000 है इसको बाइफरकेट किया, इसको बाइफरकेट किया, ओपनिंग में से 1000 था, 8,000 फ्रेश था। ठीक है, ओपनिंग पे ये साल कितना काम किया था 40%, तो उतना ही पकड़ा था, 8,000 पे पूरा 100 पकड़ा था। ठीक है, लेकिन ये मेथड पे हमने क्या किया 9,000 पूरा का पूरा कौन सा है ओपनिंग प्लस फ्रेश, कुछ भी बाइफरकेशन नहीं है, पूरे पे 100% हमने काम किया। ठीक है, यही फर्क था बस। इवैल्यूएशन देख लो, यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड कितने 9,000 है, उनका भी वैल्यू यही आएगा। एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स है, वो भी यही वैल्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने यही देखा। क्लोजिंग WIP 600 यूनिट बचे इक्विवेलेंट, क्लोजिंग WIP कितनी है हमारी 800, उस पर काम कितना किया हुआ है 75%, तो इक्विवेलेंट कितने बचे 600 यूनिट, तो उसकी भी कॉस्ट कितनी है जो वैल्यू आई, इक्विवेलेंट यूनिट्स देखा ना हमने 600। ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एकदम सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखो बात कैसी है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आंसर है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आ रहा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल आया, प्रोसेस 1 हुआ, प्रोसेस 2 हुआ, प्रोसेस 3 हुआ, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया। अब ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि प्रोसेस 1 की हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया प्रोसेस 1 की कॉस्ट निकाली, उसी कॉस्ट पे हमने P2 को ट्रांसफर किया, कॉस्ट 1 समझो इसको। ठीक है, फिर ये कॉस्ट 1 ओपनिंग बैलेंस मतलब जो प्रोसेस 1 से आया, ओपनिंग बैलेंस नहीं, कॉस्ट 1 मतलब जो प्रोसेस 1 से यहाँ आया, प्लस प्रोसेस 2 की कॉस्ट, कॉस्ट जो नवी लग रही है प्रोसेस 2 में, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट 2 समझो, और ये कॉस्ट 2 जाती है यहाँ पे, फिर कॉस्ट 2 इसमें प्रोसेस 3 में जो नई कॉस्ट लग रही है वो, ऐसा करके हमारी फाइनल कॉस्ट निकलती है कॉस्ट 3, तो ये आती है हमारे फिनिश गुड्स की फाइनल कॉस्ट। ठीक है, ये आती है हमारे फिनिश गुड्स की फाइनल कॉस्ट। लेकिन अब इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, हर एक यूनिट अपना अपना प्रॉफिट बुक करेगा, हर एक यूनिट अपना अपना प्रॉफिट बुक करेगा। मान लो प्रोसेस 1 की कॉस्ट आ गई हमारी 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 रुपीज यहाँ पे चले गए, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इस पे कुछ कॉस्ट लग रही है समझो 5,000, तो 10,000 प्लस 5,000 हो गई ये 15,000। अब ये 15,000 यहाँ चले गए, 15,000 प्लस इसकी समझो 4,000 है, तो यहाँ पे आ गए 19,000, तो फिनिश गुड्स की हमारी कॉस्ट आ गई 19,000। रिवाइंड करो, इसे फिर से देखो, इसे रिवाइंड करके फिर से देखो,
ये था हमारा नॉर्मल सिचुएशन जो अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है कि प्रोसेस वन की कॉस्ट कितनी लगी है 10,000, तो वो 10,000 पे ट्रांसफर नहीं करता है। वो क्या करता है 10,000 में अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, फॉर एग्जाम्पल 2,000, तो कितना हो गया 12,000, तो वो ट्रांसफर करेगा प्रोसेस टू को 12,000 में। ठीक है, प्रोसेस टू में फ्रेश कॉस्ट लगी 5,000, प्लस इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ लेगा जितना भी जोड़ना है। मैंने 3,000 जोड़ा है अपने मन से, तो ये हो गया 12, 15, 20,000। अब ये 20,000 में जाएगा प्रोसेस थ्री को, प्रोसेस थ्री का कॉस्ट लग गया है 4,000। अब वो 4,000 और अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ लेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 2,000, तो हो गया वो 26,000, तो वो ट्रांसफर करेगा फिनिश गुड्स 26,000। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हर प्रोसेस अपना अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहा है, हर प्रोसेस अपना अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहा है। या जो ट्रांसफर प्राइस है, जो ट्रांसफर प्राइस है 12,000, 20,000, ये कौन सी प्राइस है? ये है मार्केट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस। देखो बात क्या है, हमने एकदम रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल पे हमने कुछ प्रोसेस की, रॉ मटेरियल P1 में आया, P1 में हमने कुछ प्रोसेस की और यहाँ पे बेचा। ठीक है, तो P2 जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, P1 से कुछ सेमी फिनिश प्रोडक्ट ले रहा है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट ले रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि सेमी फिनिश जो प्रोडक्ट है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ सेमी फिनिश प्रोडक्ट, SFF। अब ऐसा है कि जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, तो P2 मार्केट से भी खरीद सकता है ना? P2 मार्केट से भी खरीद सकता है। जस्ट अ मिनट, हाँ बैटरी डाउन है। तो क्या हो सकता है, P2 ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट मार्केट से भी खरीद सकता है ना? तो जाहिर सी बात है मार्केट से भी खरीद सकता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि हमें क्या है, हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस का, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोसेस हमारा इफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा इफिशिएंटली काम कर रहा है। जैसे कि मार्केट से अगर ये हमें मिल रहा है 9,000 में, तो हम चाहेंगे कि हमारा P1 9,000 में, मतलब हमारा P1 का जो कॉस्ट है वो 9,000 हो या 9,000 से कम हो, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वो भले ही ट्रांसफर यहाँ पे कितने में भी करे। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ी यूनिट्स में क्या होता है, बड़े यूनिट्स में क्या करते हैं वो लोग, मार्केट से 9,000 में मिल रहा तो वो P1 से भी निगोशिएशन कर लेते कि हमें 9,000 में दो या 9,000 से कम दो। ये जो 9,000 का फिगर है मैंने अब्रप्टली लाया है। ठीक है, तो सिंपल है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है कि जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है गुड, तो वो कैसे होता है, कॉस्ट प्लस उस प्रोसेस का प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस उस प्रॉफिट प्रोसेस का प्रॉफिट। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा वाला प्रोसेस एफिशिएंटली काम कर रहा है और कौन सा वाला प्रोसेस इनएफिशिएंटली काम कर रहा है। मार्केट में 9,000 में मिल रहा है और इनको तो कॉस्ट ही 10,000 लग रही है, हमें पता चलता है कि कहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है और हमें हर एक यूनिट का प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है, हमें हर यूनिट का प्रॉफिट पता चल जाता है। इससे एक बेनिफिट और ये है कि हमने लेबर में देखा था, लेबर टॉपिक में हम क्या देते हैं, बोनस वगैरह देते हैं। बोनस किसको देते हैं, जो इफिशिएंटली काम करता है। तो ये मेथड से हमें पता चल जाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोसेस इफिशिएंट है और कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोसेस हमारा इनएफिशिएंट है। ये पॉइंट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आओ ये आपको बेसिक पढ़ना है थ्योरी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। A Limited produces product X which passes through two process, process 1, process 2. It is completed and transferred to finished stock. The following data relate to October 2008. ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक।
अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें 1500 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें 11200 सॉरी इसमें 8250 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में जाता है, कैसे? एट 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस मतलब सेल्स प्राइस समझ लो, एक बार के लिए, एक बार के लिए इसे सेल्स प्राइस समझ लो। प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया, तो ये एक सेल प्राइस जैसे ही हो गया। तो कितना बोल रहे हैं वो? 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, ट्रांसफर प्राइस। तो अगर सेल्स प्राइस पे 25% है तो कॉस्ट पे कितना? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और उसी तरह प्रोसेस टू ट्रांसफर करता है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो 20% ट्रांसफर प्राइस पे तो कॉस्ट पे कितना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हमने सीपीटी में फाउंडेशन में देखा था। स्टॉक इन द प्रोसेस इज वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट। जो स्टॉक है उसको प्राइम कॉस्ट पे लेंगे। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस टू। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर 1,40,000, 1,40,000 का सेल हुआ है इस पीरियड में। Prepare process cost account and finished goods account showing the profit element at each stage। हमें करना है प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाना है, प्रोसेस 2 का बनाना है, हर स्टेज पे प्रॉफिट देखना है। आप इसे पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, आप इसे पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलो, हाँ, मैं यही समझा देता हूँ आपको। इनका लेजर फॉर्म में किया है, लेकिन लेजर फॉर्म में थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, तो इन्होंने जो लेजर है उसे थोड़ा अलग बनाया है। तो इन्होंने ले लिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट है क्या? प्रोसेस 1 के कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। फिर बाद में नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल वेजेस। देखो, एक कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट, नहीं सॉरी, ये यहाँ तक आ गया। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना है, तो लेस क्या करेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3,700। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3,700, तो 3,700 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया, तो हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट जैसा हो गया ये है वैसे, ये पूरा कॉस्ट शीट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या किया? डेबिट क्रेडिट लेजर फॉर्मेट में कर दिया, तो ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ओवरहेड्स। देखो, कहीं कहाँ से ला रहे हैं? कुछ नहीं, क्वेश्चन में दिया है डेटा, कुछ भी नया नहीं कर रहे, क्वेश्चन से डेटा पूल करके लिख रहे हैं। तो ओवरहेड्स कितना हो गया? 10,500। तो हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 40,500। अब वो क्या बोलता है? 20। अब ये 40,500 क्या होगा? नॉर्मल अगर क्वेश्चन होता था तो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते थे हम? ये 40,500 ट्रांसफर कर देते थे प्रोसेस 2 पे। लेकिन वो क्या बोल रहा है? आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस जो है वो 25% प्रॉफिट के साथ है। तो सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना? कॉस्ट प्राइस पे 33 1/3। सेलिंग प्राइस पे 25% मतलब कॉस्ट प्राइस पे 33 1/3। देखो, वर्किंग में दिया है, अगर ट्रांसफर प्राइस हमारी है 100 रुपये, ट्रांसफर प्राइस हमारी है 100 रुपये, तो उस पर प्रॉफिट कितना बता रहा है वो? 25। तो उसमें आ गया प्रॉफिट हमारा उसमें प्रॉफिट आ गया हमारा 25। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 25। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी आ गई? 100 माइनस 25, 75 आ गई हमारी कॉस्ट। 75 आ गई कॉस्ट, तो 100 पे 25 का प्रॉफिट है, तो 75 पे कितना? 75 पे कितना? तो 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 कितना आ रहा है वो? 33 1/3। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाय 75 इंटू 40,500। 40,500 क्या है? कॉस्ट।
क्या ये 40,500 क्या है हमारा कॉस्ट, तो ये कितना आ रहा है 13,500। कितना आ रहा है ये 13,500। ठीक है, 13,500 क्या है प्रॉफिट है, तो ये कहाँ आ जाएगा प्रॉफिट के कॉलम में आ जाएगा। 13,500 कहाँ लिख लेंगे हम, प्रॉफिट के कॉलम में लिख लिया, और यहाँ टोटल में आ गया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई 54,000, कॉस्ट है 40,500, 13,500 है प्रॉफिट। ये क्या हो गया प्रोसेस टू में ट्रांसफर हो गया, ये हो गया प्रोसेस टू में ट्रांसफर। ठीक है, अब प्रोसेस टू का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है हमको, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 9,000, उसमें कितना प्रॉफिट है 1,500, तो कॉस्ट कितनी है 7,500, कॉस्ट कितनी है 7,500। तो प्रोसेस टू में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 9,000, उसमें से 1,500 का प्रॉफिट है बोलते हैं, तो कॉस्ट कितनी है 7,500। पहले ये फिगर आई, फिर ये फिगर आई, फिर ये फिगर आई, लिख लेना है आपको 1 2 3। कैसा है बाद में कंफ्यूजन होता है, हम ये पढ़ते हैं फिर ये पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं 7,500 कहाँ से आया। आप 24 घंटे सोच लोगे तो भी आपको नहीं समझेगा 7,500 कहाँ से आया, तो वो कब समझेगा जब आप आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे, और आगे के क्वेश्चन में लिखा है कि 1,500 का प्रॉफिट है। ठीक है, प्रोसेस वन से कितना आया 54,000, 40,500, 13,500 बाद में मटेरियल लेबर। अब इसमें बचा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,500, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। क्लोजिंग स्टॉक कैसा है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्रोपोर्शनल बेसिस पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है समझेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल बेसिस पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जैसे कि देखो यहाँ दिया है स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, कैसे करना है वैल्यू उसको प्राइम कॉस्ट पे। हमारी प्राइम कॉस्ट क्या रहती, मटेरियल प्लस लेबर, तो यहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर और ये ओपनिंग है समझो, हमारे यहाँ पे बेसिक प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही 90,000, तो यहाँ पे क्या रेशियो इनका 75,000 डिवाइड बाय 90,000, जो भी आ रहा है ये क्या आ रहा हमारा कॉस्ट का परसेंटेज आ रहा, ये क्या आ रहा है हमारा कॉस्ट का परसेंटेज आ रहा। तो हमारी ठीक है, ये हमारा कॉस्ट का परसेंटेज आ रहा, और ये क्या जो क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है ये क्या बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो सीधी सी बात है, देखो कहाँ गया यहाँ, जहाँ जब अगर 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें कॉस्ट कितनी है 75,000, 90,000 की क्लोजिंग स्टॉक में, 90,000 की क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट है 75,000, तो फिर 45,000 की क्लोजिंग स्टॉक, 4,500 की क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट कितनी, तो 4,500 का क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा आ गया 3,750। सातों बैलेंसिंग फिगर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कैसा है थर्ड क्या है बैलेंसिंग फिगर, थर्ड क्या है बैलेंसिंग फिगर, लिख लेना है आपने। तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड दिया है वैसा का वैसा ऐड किया, और ये क्या किया हमने 25% ऑफ कॉस्ट आ रहा। देखो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट बोल रहा है वो, अब सेलिंग प्राइस का वो बोल रहा है, अरे मेरा भी रह गया, सेलिंग प्राइस का वो बोल रहा है 20%, तो कॉस्ट का कितना हो गया वो 25%, नीचे वर्किंग नोट में दिया है कॉस्ट का कितना हो रहा है वो 25%, कॉस्ट का हो रहा है 25%, तो प्रॉफिट आ गया। टोटल कर लिया, टोटल कहाँ शिफ्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, टोटल कहाँ शिफ्ट हो रहा है फिनिश स्टॉक में, कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम, अच्छा ठीक है एट प्राइस। अब फिनिश स्टॉक का लेजर बना लेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया है जैसा तैसा लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले ये दिया है, सेकंड हमें बोला है प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर हो गया वो हो गया हमारा कॉस्ट, जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो गया कॉस्ट। प्रोसेस टू से कितना आया 1,12,000, देखो ये प्रोसेस टू से आया, प्रोसेस टू से आया है ना, चालू है अपलोडिंग चालू है। क्लोजिंग स्टॉक सिमिलर वे में जैसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है,
कैसे? अगर 1,12,500 का हमारा टोटल है तो उसमें 75,750 की कॉस्ट है, 75,750 की कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर 11,250 का क्लोजिंग स्टॉक है तो कॉस्ट कितनी, तो वो आ जाता कॉस्ट इतनी और ये इतनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कहाँ ये वर्किंग नोट से है ठीक है। तो फिनिश स्टॉक आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये हमारा और ये जो आया है टोटल हमने क्या किया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। रिवाइंड करके फिर से देखना है, नहीं जम रहा है तो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है कि ये हाइब्रिड तरीके का एक कॉस्टिंग है, ये सिर्फ समझ लो, इस पे कोई क्वेश्चन हमारे नोट्स में है नहीं। हाइब्रिड तरीके का कॉस्टिंग है जब हम प्रोसेस, ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा ही है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ठीक है। तो क्या है, हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की प्रोसेस सेम है, मतलब दोनों भी प्रोडक्ट पे हम सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो भी होंगी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, जितनी भी प्रोसेस है वो पूरी कैसी है, सेम है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल में, डिफरेंस है इसकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल में, ठीक है। 5 मिनट में हो गया, ले ले माँ, अपलोड ही नहीं हो रहा लेक्चर। डिफरेंस क्या है, जो प्रोसेस है पूरी सेम है, लेबर पूरा सेम लग रहा है, ओवरहेड्स पूरा सेम लग रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ मटेरियल के केस में आ रहा है, मटेरियल के केस में क्वालिटी अलग हो रही है, बस क्वालिटी अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइब्रिड मेथड यूज करेंगे। हम ए और बी, इसकी मटेरियल कॉस्ट, देखो ए, ये लिख लेना आपने, प्रोडक्ट ए समरी जैसा है ये, प्रोडक्ट बी, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट मेंटेन्ड सेपरेटली, मेंटेन सेपरेटली, ठीक है। मटेरियल ए पे कितना मटेरियल लग रहा है वो अलग से निकालेंगे, बी पे कौन सा मटेरियल लग रहा है वो अलग से निकालेंगे। लेकिन इसको छोड़ के बचे हुई पूरी प्रोसेस कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के बचे हुई पूरी प्रोसेस कॉस्ट, लेबर ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सारी 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 कॉस्ट ये कैसी होंगी, एक्टिविटी वाइज मेंटेन करेंगे। जैसे कि अभी हम मेंटेन कर रहे थे प्रोसेस पे कितना खर्चा हो रहा है, तो मतलब जितना भी हो रहा है, जैसे कि 1 लाख का खर्चा हो रहा है टोटल, मटेरियल को छोड़ के हमारा दूसरा खर्चा हो रहा है 1 लाख, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितना भी है उससे एक रेट आ जाएगा और वो रेट से हम चार्ज कर देंगे। सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है, हाइब्रिड है ये। इसमें सिर्फ मटेरियल का क्वालिटी अलग होता है तो मटेरियल का कॉस्टिंग अलग अलग निकालेंगे, बाकी प्रोसेस का कॉस्टिंग सेम एक ही रिकॉर्ड से निकालेंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेना है आपको इसकी। तो इसी के साथ साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके।